हेलो फ्रेंड्स, बीसीसी नॉलेज हब में आपका स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा अम्ल एवं क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं, H+ आयन क्या होते हैं, OH- आयन क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं और बहुत कुछ हमने लास्ट लेक्चर में सीखा। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, हेडिंग नंबर 2.3। उसको देखने से पहले हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया कि सपोज दैट अगर NaOH है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये ब्रेक होकर सोडियम प्लस और OH- आयन में ब्रेक हो जाता है। यही OH- आयन जो है ये बताता है ये कितना बेसिक है, कितना क्षारकीय ये हमारा कंपाउंड है। और इस दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। HCl को अगर लेते हैं, HCl क्लोरीन माइनस और H+ में वो टूट जाता है। ये H+ हमको बताता है कि ये विलयन कितना एसिडिक है। और हमने ये भी पढ़ा कि अगर किसी भी विलयन में H+ आयन कोई भी कंपाउंड H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक है, और OH- आयन दे रहा है, इसका मतलब ये बेसिक है। मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी OH- और H+ आयन से डिसाइड होती है। हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में अच्छे से देखा। हम बात करते हैं सबसे पहले डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन मतलब होता है तनुकरण। यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है कि तनुकरण क्या होता है। तो तनुकरण मतलब डाइल्यूशन हो गया। डाइल्यूशन मतलब होता है कि सपोज दैट कोई भी अम्ल या क्षार है वो कितना प्रबल है, हम इसके डाइल्यूशन से इसको पता कर सकते हैं, तनुकरण से उसको पता कर सकते हैं। कैसे? सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे इस बॉक्स में H+ आयन थे, ठीक है, H+ आयन थे। अब इस बॉक्स में ये H+ आयन थे और हमने क्या किया, इसमें और वाटर मिला दिया, यानी H2O मिला दिया, तो हम कहेंगे इसका डाइल्यूशन हो गया। क्या हो गया? डाइल्यूशन हो गया, तनुकरण हो गया। मतलब अब ये जो आयन है हमारे, ये जो विलयन है हमारा, ये अब ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं है। पहले ज़्यादा कंसनट्रेट था जब तक हमने H2O नहीं मिलाया था, और अब चूँकि हमने H2O मतलब पानी मिला दिया है तो ये डाइल्यूट हो गया। इसको आप नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि कोई आप जूस बना रहे हैं घर में, और घर में आपने जो है जूस बनाया, ठीक है, और उसमें आपने क्या किया कि शुगर लिया, चीनी को डाला, ठीक है। चीनी को कितना डाला आपने? 1 स्पून, ठीक है, 1 स्पून आपने उसमें चीनी डाल दिया, और आपने शरबत बनाया 1 गिलास। अब सपोज दैट आप इसको पियेंगे तो आपको मीठा लगेगा, ठीक है। अब इसी गिलास में आप क्या करिए, 1 स्पून चीनी लिया था और आपने 1 गिलास पानी लिया था। अब इसमें आप चीनी ना मिला के 1 गिलास और आप वाटर मिला दीजिए, ठीक है, 1 गिलास और वाटर मिला दीजिए, आप शुगर को नहीं मिलाइए, ठीक है। क्या होगा? ये 2 गिलास शरबत बन जाएगा, क्योंकि आपने 1 गिलास और पानी मिला दिया। मगर शुगर जो है, जो आपने लिया था वो 1 स्पून ही लिया था। अब वो शुगर हाफ डिवाइड हो गई। अब क्या बताइए कि इसकी मिठास, जो इसकी कंसंट्रेशन थी, और इसकी और इन दोनों की मिठास सेम रहेगी? नहीं। क्या होगा कि ये कम मीठा हो जाएगा, और ये जो है हमारा ज़्यादा मीठा था। फ़र्क क्या हुआ दोनों में? फ़र्क ये है कि आपने शुगर जो है वो नहीं बढ़ाया और आपने सिर्फ पानी बढ़ा दिया। हुआ क्या कि शरबत तो आपका 1 से 2 गिलास हो गया, मगर कंसंट्रेशन वो क्या हो गया? कम हो गई। मतलब कह सकते हैं कि क्या हो गया? डाइल्यूशन हो गया। जी हाँ, इसको ही बोलते हैं डाइल्यूशन। आपने शरबत को डाइल्यूट कर दिया, तनुकरण कर दिया। बस सेम समझ लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे आपके साथ होता है अम्ल और क्षार के साथ। अगर ये मान लीजिए कि आपका एसिड है और ये आपका क्या है? बेस है, ठीक है। एसिड बेस के केस में आप यहाँ पे H+ आयन थे, शुगर की जगह यहाँ पे H+ आयन थे। ये बताता है कि भाई एसिड है, अम्ल है, आपको भी बताया। और यहाँ पे क्या है? OH- आयन होंगे, और ये बताएगा क्या है? ये बेस है, ठीक है। अब हुआ क्या रहा है कि आपने अगर यहाँ पे H2O डाल दिया तो इसका क्या हो गया? डाइल्यूशन हो गया। इसी प्रकार आपने यहाँ पे अगर पानी डाल दिया तो इसका डाइल्यूशन हो गया। तो अब ज़्यादा कंसंट्रेशन क्या होगी? वो डिक्रीज़ हो गई। कंसंट्रेशन क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। और अगर आपने सपोज दैट यहाँ पे H+ आयन डाल दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। तो यही जो है बताता है कि ये तनुकरण यानी डाइल्यूशन फैक्टर को, कि डाइल्यूशन क्या होता है। तो अब आप मेरे ख्याल से तनुकरण समझ गए होंगे कि तनुकरण किसको कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जाता है। ये हमने पढ़ा पहले, और आपने पिछले अध्याय में ये भी पढ़ा कि H+ और OH- आयनों के विलयनों की
सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा, जो मैंने अभी आपको फिर से रिवाइज कराया है। सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम पता ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? मतलब कितना प्रबल है यानी स्ट्रेंथ कितनी है। किसी एक कोई एसिड आपको दिया गया और आपसे पूछा गया कि इस एसिड की बताइए कि कंसंट्रेशन कितनी है या स्ट्रेंथ कितनी है, या आपको कोई बेस दिया गया, कोई क्षारक दिया गया और मैंने पूछा आपको बताओ कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, या दो सेम एसिड दिया गया, बोला गया कि दोनों में फ़र्क करके बताओ कि स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप कैसे पता लगाओगे? जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि मैंने आपको एसिड दे दिया और मैंने बेस दे दिया, तो आप क्या करोगे, वो इंडिकेटर लोगे। इंडिकेटर हमने फेनोप्थिलीन और बहुत सारे इंडिकेटर पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर भी पढ़ा, टर्मरिक वगैरह। तो आपने बता दिया भाई ये एसिड है, बेस है या एसिड है, सिंपल हो गया। अभी मैं आपको दे रहा हूँ 2 एसिड, एक ये एसिड और एक ये एसिड, ओके। 2 एसिड दिया, एक ए है और एक बी है। अब आपको बताना है कि स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ मतलब कौन ज़्यादा एसिडिटी रखता है, मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसका पता हम कैसे लगाएंगे, ये हमारे सामने क्वेश्चन मार्क हो गया। इसका ही पता लगाने के लिए एक टेक्निक है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कि पीएच स्केल क्या होती है। जो पीएच का सूचक है उसको पुमांस कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमांस यानी पोटेंस कहते हैं, जो कि शक्ति को दर्शाता है, ठीक है। पोटेंस कहते हैं जो कि शक्ति को दर्शाता है, जर्मन शब्द है ये। और यही बताता है पीएच जो है। एक्चुअली बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लिए गए और स्टैंडर्ड्स को लेकर डिसाइड किया गया और फिर पीएच का एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि ये किस प्रकार से आपकी बेस या एसिड की स्ट्रॉन्गनेस को या स्ट्रेंथ को वो बता सकता है। और वही स्केल जो है यहाँ पे आपके सामने बनी हुई है। तो पीएच के बारे में देखिए, याद रखिए हमेशा पीएच 0 से स्टार्ट होता है और पीएच 14 तक खत्म होता है। मतलब पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 14 होता है। और इस 0 to 14 में देखिए है कि जो पीएच का मान जो 7 जब होगा यानी 7 होगा तो ये हमेशा न्यूट्रल होता है। जैसे कि फिगर में देखिए, राइट साइड में आपको समझा देता हूँ। न्यूट्रल पीएच कब होगा? न्यूट्रल पीएच तब होगा जब इसका मान 7 होगा। देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है और 14 पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। ये एक नंबर है 0 to 14 जो स्टैंडर्ड माना गया है, और इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो है वो कंपाउंड है या कोई केमिकल है या कोई भी चीज़ है, उसका पीएच कितना है आप पता लगा सकते हैं। डिफरेंट जो है वो पीएच मीटर्स भी आते हैं मार्केट में, लैब्स में आपके पीएच मीटर भी होते हैं, जो उसमें ऑटोमेटिकली सारी कैलिब्रेशन की हुई होती है। आप उसमें सिर्फ आपको आपका जो सॉल्यूशन है, आपको जो कंपाउंड है उसको आपको लेना है और डायरेक्ट आप उसका पीएच डिटेक्ट कर सकते हैं। वो मशीन आपको बता देती है कि जो आपने विलियन लिया इसका पीएच 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, कितना है ये आपको बता देती है। और बहुत सारे पेपर्स, पीएच पेपर्स भी आते हैं, और उस पीएच पेपर्स जो आते हैं उसको भी आप जब सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उस पीएच पेपर में भी जो स्केल बनी होती है, आप उसके थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि आपके सॉल्यूशन का पीएच कितना है। आपसे देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक फिगर में आपके दिया हुआ है कि H+ आयन बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति, मतलब जैसे जैसे जो है आपका पीएच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका H+ आयन जो घटता जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे फिर समझा देता हूँ कि जो पीएच हमारा है, जो स्केल है एक्चुअली वो हमेशा 7 जो है वो न्यूट्रल के लिए है। राइट साइड इधर आपका OH- होता है, लेफ्ट साइड आपका H+ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका एसिड है, क्योंकि आपको पता है कि एसिड होगा तो हमेशा H+ होगा और बेस होगा तो कैसा होगा? OH-। मतलब जो 7 पे है ये न्यूट्रल होता है, ना ये एसिड होगा ना ये बेस होगा। और जब भी हमारा H+ आयन होगा तो एसिड होगा, OH- होगा तो बेस होगा। 7 के ऊपर आप कहीं भी जाएंगे 14 तक तो वो क्या हो जाएगा? बेस कहलाएगा। 7 के नीचे यानी 0 to 7 में आप आएंगे तो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। एक बात और ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि 7 के बाद आप आगे गए और 7 to 14 pH में H+ आयन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी H+ आयन होगा, बट संख्या में बहुत कम होगा। और प्रबल कौन सा होगा? वो OH- होगा। और 0 to 7 में AOH- भी हो सकता है, OH- भी प्रेजेंट हो सकता है, बट संख्या में कौन ज़्यादा होगा? H+ होगा, जिसके कारण ये आपका सॉल्यूशन एसिड होगा, जिसके कारण सॉल्यूशन बेस होगा। ये देखिए आपके टेबल में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें कि आपको उनका पीएच पूछा गया है, पीएच रंग का पत्र पूछा गया है, पीएच पत्र का रंग पूछा गया है, पदार्थ की प्रकृति पूछी गई। तो कि ये प्रैक्टिकल आप तो अपने लैब में ही पॉसिबल कर पाएंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनके पीएच के मान क्या क्या होंगे। तो लार का जो पीएच होता है वो लगभग कितना होता है? 6.7 तक होता है, बट खाने के बाद या खाने से पहले ये थोड़ा चेंज होता है, और अक्सर खाने के बाद ये थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए, और अगर पूरा रेंज आप देखेंगे तो 6.2 से 7.6 तक होता है। तो कहीं ना कहीं इसी रेंज में जो है खाने के बाद या खाने से पहले भी इसका पीएच होता है। नींबू का रस जो होता है उसका देखिए पीएच यहाँ पे बना हुआ है, कहीं ना कहीं 2 के आसपास होता है, 2 पीएच के आसपास होता है।
और रंग रहित वातित पेय मीन्स हो गया कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं उनका पीएच जो होता है वो लगभग 2.5 से 3.5 तक होता है, 2.5 से 3.5 तक होता है, मगर ये डिपेंड करता है अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स पे। गाजर का जो रस कैरेट जूस हो गया, कैरेट जूस का पीएच 6 के आसपास होता है। कॉफ़ी का पीएच भी इसी के आसपास रहेगा। और टमाटर का जो रस है, टमाटर उसका जो रस है उसका देखिए यहाँ पे आपके फिगर में ही बना हुआ है, 4 के आसपास इसका पीएच पाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आगे नल का जल जो है इसका पीएच भी बहुत वेरी करता है, जबकि वाटर को माना गया है कि न्यूट्रल पीएच होता है देखिए 7 के आसपास। फिर भी जो अलग अलग जगह के पानी होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत वेरिएशन आपको मिल जाएगा पीएच के मान में। नॉर्मल वाटर में भी 6.5 टू 8.5 लगभग होता है, ये 6.5 टू 8.5 तक हो सकता है इसका भी। और 1 मोलर NaOH और 1 मोलर HCl का जो पीएच आप देखेंगे, 1 मोलर NaOH का पीएच जो है वो 13 होता है और HCl का ऑलमोस्ट 0 होता है। तो ऐसे आप नेट से भी इंटरनेट से भी अपने देख सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों के पीएच कैसे होता है, या आपने लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी पूरी तरीके से। तो अभी आप पीएच स्केल समझ गए हैं, ठीक है। और भी देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, स्टमक का पीएच कितना होता है और ब्लीच का पीएच देखिए कितना है, ड्रेन क्लीनर का पीएच कितना है, सोप आप जो घर में यूज़ करते हैं देखिए उसका पीएच कितना है, 12 के आसपास होता है। और स्टमक टेबलेट्स जो है उसका पीएच कितना होता है, 10 के आसपास होता है। बेकिंग सोडा है, आपने सुना होगा, उसका पीएच 9 के आसपास होता है। तो देख लीजिए बस यही है कि एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशन कब होती है, 7 के ऊपर, यानी 7 से 0 to 7 में एसिडिक कंडीशन और 7 to 14 में अल्कलाइन कंडीशन और 7 में जो है वो न्यूट्रल कंडीशन, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अभी देखते हैं कि सपोज दैट कुछ एसिड्स होते हैं जिनको कहते हैं प्रबल और कुछ होते हैं जिनको कहते हैं दुर्बल, ठीक है। यानी वीक एसिड और यानी वीक एसिड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह वीक बेसिस होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं। वीक एसिड्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल, और स्ट्रॉन्ग को कहते हैं प्रबल अम्ल। अभी देखेंगे जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH इसका फार्मूला है, ये भी एक H+ आयन को देता है किसी सॉल्यूशन में, और जो HCl होता है ये भी एक ही H+ आयन देता है किसी सॉल्यूशन में, मगर HCl जो है वो बहुत तेज़ी से और पूरी तरह रिलीज़ करता है H+ आयन, जबकि एसिटिक एसिड वो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है और वो पूरी तरह H+ आयन रिलीज़ नहीं करता है। ऐसे सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप CH3COOH डाल रहे हैं और उसी अमाउंट में आप HCl डाल रहे हैं, तो HCl वाले सॉल्यूशन की, HCl वाले विलयन की जो प्रबलता है वो ज़्यादा होगी और CH3CH वाले की, COOH वाले की प्रबलता कम होगी, क्योंकि HCl ज़्यादा रिलीज़ करता है H+ आयन, और हमको पता है कि H+ आयन अगर ज़्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा हो गई, स्ट्रेंथ क्या हो गई, वो ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है और जो HCl है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो वो बेस भी हो सकता है या एसिड भी हो सकता है। डिसाइड कौन करेगा, कितने आयंस रिलीज़ हो रहे हैं, सेम अमाउंट अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा आयन रिलीज़ हो रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कम हो रहे हैं तो कम है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देख लिखा है, क्या आप जानते हैं दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ जो वेनस होता है, वेनस ग्रह पे भी जो सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी H2SO4 का एक बादल होता है, जिसकी वजह से वहाँ का पीएच कैसा हो गया, काफ़ी एसिडिक हो गया, अम्लीय हो गया, तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। अम्लीय वर्षा क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो कैसी हो जाती है, अम्लीय वर्षा। अगर आपने अम्लीय वर्षा सुना हो तो जब भी बारिश होती है तो बारिश के साथ कुछ जो है एसिड्स जो है वो ज़मीन पे आते हैं, जो कि इमारतों और घरों और पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये एसिड्स कहाँ से आते हैं, देखिए जो भी हमारी कंपनीज़ है, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे NO2 और SO2 का जो है वो उत्सर्जन होता है, वहाँ से निकलते हैं। और जब भी क्या होता है कि पानी से ये रिएक्शन करते हैं, वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये HNO3 और H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि पेड़ पौधों को वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसका मतलब कि हो गया जो पॉल्यूशन वगैरह होता है उसमें H2O मिल के इस तरह से एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए बोलते हैं कि जब शुरू की बारिश होती है, जब वर्षा जो है काफ़ी शुरुआत में होती है, या पहली या दूसरी या तीसरी वर्षा, वो काफ़ी नुकसानदायक होती है, उसमें आपको भीगना नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये इस प्रकार से हम ये भी जान गए कि पॉल्यूशन कितना जो है वो डेंजरस है हमारे लिए, तो हमको कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक रोकना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए।
फिर देखते हैं आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। आपको एक प्रयोग दिया गया है कि एक अच्छी उपज के लिए पौधों एक विशिष्ट पीएच पारस की ही आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने बताया। तो पौधे भी जो है आपके एक पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं, उसके ऊपर या नीचे उनको भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। क्रियाकलाप 2.12 में दिया हुआ, ये आप लैब में ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपको मिट्टी ला के उनका सॉल्यूशन बना के कुछ पीएच को चेक करना है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच देखिए कैसा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका पीएच भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है। जैसे कि आप खाना जब खाते हैं, जब खाना आपके मुंह में होता है, जिसको बोलते हैं ओरल कैविटी, उसमें देखिए पीएच क्या है, इस फिगर में बात कर रहे हैं, उसका पीएच क्या है 6.8 से 7.5 तक होता है। जैसे ही खाना हमारा स्टमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है, पीएच कितना हो जाता है 1.5 से 2 हो जाता है, मतलब काफ़ी एसिडिक हो जाता है। उसके बाद जब ड्यूडेनम में जाता है हमारा भोजन, तो पीएच 5.6 से 8 तक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके अल्कलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट पीएच वो न्यूट्रल होता है 7.2 से 7.5 तक, और कॉलन मतलब उसके आगे जाने के पर पीएच जो है वो लगभग 8 साढ़े 8, मतलब और भी ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर भी अलग अलग पीएच दर्शाता है अलग अलग पार्ट में। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, अगर हम देखते हैं दंत क्षय को हम बोलते हैं टूथ डिके। अगर पीएच कम हो जाता है यानी कि अम्लीय हो जाता है, उसके कारण जो है हमारे दांतों में वो इश्यूज़ होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो डिके होने लगता है, इसको बोलते हैं दंत क्षय। अब ये दंत क्षय क्या होता है, देखिए हमारे जो दांत होता है, यहाँ फिगर में आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जो सबसे टॉप की लेयर होती है, ये टॉप की लेयर, ठीक है, जो चमकदार आपको लेयर दिख रही है, इसी को बोलते हैं इनामिल की लेयर। क्या बोलते हैं, इनामिल की लेयर। आपके यहाँ पे लिखा हुआ है दांतों का इनामिल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोएट से बना होता है, ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। तो ये जो इनामिल है, इसको बोलते हैं, ये कहा जाए, ये सबसे ज़्यादा कठोर जो है वो पदार्थ उपस्थित है। ये बहुत ही कठोर होता है। आप खुद सोचिए कि आप बचपन से लेके अपनी पूरी एज में इन दांतों का हम इस्तेमाल करते हैं, खाना चबाते हैं, हर चीज़ चबा रहे हैं, फिर भी ये बहुत स्टेबल होता है। इसका मतलब ये बहुत ही कठोर होता है। जो इनामिल क्लियर है बहुत ही कठोर होती है। बट यहाँ पे भी क्या होता है, जब आपके दांतों का पीएच अगर कम हो गया, 5.5 या इससे नीचे आ गया, तो देखिए टूथ का डिके, यहाँ पे देखिए टूथ का डिके जो है वो स्टार्ट होने लगता है। इसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं, जो कि स्टार्ट हो जाता है। और ये होता क्यों है कि आप खाना खाने के बाद जो भी रेजिडुअल मटेरियल बचे रहते हैं, वो शुगर हो सकती है या भोजन के कुछ कण हो सकते हैं, या किसी भी रीज़न से अगर दांतों में आपके बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की जो है वो ग्रोथ होने लगती है, उसके पश्चात क्या होता है कि हमारे दांतों के आसपास के एरिया में एसिड्स का प्रोडक्शन होने लगता है। एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो जो अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो एसिड उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से पीएच जो है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको हमेशा दांत वगैरह को हमेशा साफ़ करके सोना चाहिए, साफ करके रखना चाहिए। नहीं तो एक बार आपका बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई वहाँ पे और वहाँ पे प्रोडक्शन होने लगा एसिड का, तो ये वापस से इसको ठीक करना, या जो क्या बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन होता है, इसको वापस से ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आगे देखते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कभी कभी देखिए आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कभी भी एसिड है आपका, एसिड और प्लस जो बेस है, ये हमेशा मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो अगर मधुमक्खी आपको डंक मारती है तो उसमें क्या है, एसिड है। और अगर आपने बेस का यूज़ किया, बेस मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का आपने यूज़ किया तो वो क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ जो होती है, जो जलन हो रही है, जो भी क्या बोलते हैं सूजन है या प्रॉब्लम से डंक मारने के बाद, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगला देखिए निटल का एग्जाम्पल दिया है। निटल एक पौधा होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प देती है। तो ये निटल जो प्लांट होता है, ये निटल प्लांट में एक डंक होता है। डंक कह सकते हैं कि इसमें एक लाइक कांटे जैसी संरचना होती है इसकी पत्तियों में, और जब भी आप उन पत्तियों को उल्टे साइड से, कांटे के उल्टे साइड से छूते हैं तो वो आपके हाथों में, उंगलियों में धंस सकता है। और धंसने के बाद क्या होता है कि वो एसिड का जो है प्रोडक्शन करता है। उस एसिड की वजह से आपको जलन होती है, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, पेन होने लगता है, रैशेज हो जाते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक दूसरा पौधा है जिसको बोलते हैं डाक का पौधा, ठीक है। डाक के पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। मतलब अगर आपको इस पौधे से कुछ
डंक लग गया या आपको चुभ गया तो आप डाक का पौधा उसके आसपास ही पाया जाता है, हमेशा इस पौधे के पास में ही, आप उसको अगर रगड़ लेते हैं तो वहाँ पे इसके हिसाब से जो बुक है उसके हिसाब से कि वो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जाती है, यानी उदासीनीकरण की रिएक्शन हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी एग्जाम्पल में बताया। यानी एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, देखिए द केमिस्ट्री ऑफ स्टिंगिंग नेटल्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैंने ऐड किया। एक्चुअली क्या है कि अभी जो हमने पढ़ा कि जो इस नेटल का पौधा है और उसको उसके डंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक करने के लिए हम डॉक लीव्स यूज़ करते हैं, जो कि उदासीनीकरण करता है यानी न्यूट्रलाइजेशन करता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है इस स्टडी में। एक्चुअली ये जो स्टडी दी गई है ये पहले ऐसा था कि डॉक के पौधे को यूज़ करने से जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता था, जबकि रिसर्च रोज़ आपको पता है कि डेली कोई ना कोई रिसर्च आ रही है, तो ये अब इसको मिथ समझा जाता है या र्यूमर समझा जाता है, जबकि अभी की जो रिसर्चेज हैं, अभी की जो स्टडीज़ हैं वो ऐसा बताती हैं कि डॉग के पौधे में ऐसा कोई भी अल्कलाइन नेचर नहीं होता या क्षारीय गुण नहीं होता, क्षारकीय गुण नहीं होता, जिसकी वजह से आपको नेटल के पौधे की जो एसिडिटी है, जो अम्ल है, उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा देखिए यहाँ पे जो डॉग का नेटल का पौधा है उसमें हम एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड ये सब एसिड्स होते हैं। ये बात सही है, सच है, और कहीं ना कहीं इनके वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है, बट इनका अमाउंट काफ़ी कम होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में ये एसिड प्रेजेंट नहीं होता। साथ में देखिए इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स, मतलब समझ लीजिए कि हमारी जो संवेदनाएं हैं उनको चलाने के लिए हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर्स की काम पड़ते हैं, ये हमारे बॉडी में होते हैं, जिसको इनमें कई टाइप के होते हैं। हिस्टामिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन है और सेरोटोनिन है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से आती है, जो ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं जब भी हमको ये डंक लग जाते हैं। तो इस डंक में न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं। तो जब ये डंक लग जाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने इन्फ्लामेशन सुना होगा कि आपको कहीं कुछ चुभ गया, कांटा चुभ गया, तो वहाँ पे देखते होगे आपकी रेड वो हो जाता है, पूरा पोर्शन थोड़ा सूज आता है, वहाँ पे खुजली आपको होती है। तो ये सब इन्फ्लामेशन है, और ये सारे इन्फ्लामेशन की वजह क्या होती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन और सेरोटोनिन, ये सब आपके इन्फ्लामेशन के रीजंस होते हैं। और डॉग लिक्स में देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि एंटी हिस्टामिन प्रोडक्ट होते हैं। जो एंटी हिस्टामिन प्रोडक्ट मतलब हो गया कि जो कि आपको इस न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको आराम मिल जाता है। इसमें भी अभी पूरी तरह रिसर्च प्रूवन नहीं है कि एंटी हिस्टामिन होते ही हैं, वो भी अभी तरह प्रूफ नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये साफ हो गया है कि डॉग के पौधे में क्षारकीय गुण कुछ भी ऐसे नहीं होते हैं जो कि स्टिंग, जो नेटल के लीव्स हैं उसको, जो है नेटल्स की लीव्स की जो स्टिंग है उसको न्यूट्रलाइज करें। कहीं ना कहीं ये रूमर भी है, हो सकता है कि इंसान को इतना भरोसा है इस वजह से उसको आराम कर जाता है, या तो जो डॉग का पौधा होता है उसको लगाने से कुछ कूलिंग हो जाती होगी, सूदनेस, थोड़ा ठंडकपन महसूस होता होगा, उससे भी हो सकता है आराम हो जाए। बट जो कॉन्सेप्ट है कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि एसिड है नेटल लीव में और वो बेस जो है वो डॉग में है, वो मिल के जो है वो सॉल्ट बना लेता है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, बट अभी इस पर रिसर्च चालू है, बट अभी कोई कंक्लूजन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। बाकी अगर आपको कभी ऐसा हुआ कि आपकी स्टिंग इसकी लग गई नेटल की, तो आप एंटी हिस्टामिन प्रोडक्ट जो होता है, जो क्रीम होती है वो यूज़ कर सकते हैं, या और भी कोई रेमेडीज़ ले सकते हैं जो कि इसको न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ प्राकृतिक अम्ल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए इसमें कि सिरका है, संतरा है, इमली है, टमाटर है, इनके देखिए पीएच दिए हुए गए हैं, ये अम्ल है या कैसा है, और इसके प्राकृतिक अम्ल है कि कैसा है, एसिटिक अम्ल है, सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, ये दिया गया है। तो इसका मतलब सिरके में कैसा है, एसिटिक एसिड होता है, संतरे में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, ये सब आप याद कर सकते हैं। या दूध है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और नेटल के डंग में आपको जैसे मैंने बताया है मेथोनोइक एसिड होता है, साथ साथ फॉर्मिक एसिड और भी एसिड्स होते हैं जो मैंने आपको भी दिखाया। आगे देखते हैं कि प्रश्न है, प्रश्न आप देखिएगा। ये सारे प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं आपके बुक में जो भी नहीं पढ़ाया चीज़ों को उसमें से लिए गए हैं। आपके पास 2 विलियन, पहला देखिए आपके पास 2 विलियन ए और बी हैं। विलियन ए के पीएच का मान कितना है, 6 है, और विलियन बी के पीएच का मान कितना है, 8 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय? बहुत सिंपल है, आपको ए दिया गया है और बी दिया गया है। एक को बोल रहे हैं एक में पीएच 6 है और बी में पीएच क्या है, 8 है। तो सिंपल हो गया, मैंने आपको बताया कि पीएच हमेशा 7 से कम है, 6 है, तो इसमें क्या होगा, H+ आयन ज़्यादा होंगे, और अगर 8 है मतलब 7 से ज़्यादा है तो इसमें OH- आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब ये जो है आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो ज़्यादा सांद्र आपको पूछा गया किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसकी अधिक है,
इसमें है, और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता किसमें अधिक है, इसमें है। ठीक है, आगे H+ यानी एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो उसको एसिड कर देता है, एसिडिटी कर देता है, 7 से pH 7 से नीचे लाके 0 तक ला सकता है वो। बाकी ऐसी क्वेश्चंस नॉर्मल हैं, आप उसको देख लीजिए और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कुछ लवण यहाँ पे दिया हो गया, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और बहुत सारे। इनमें आपको एक प्रयोग करना है कि इन अम्ल या क्षारक की पहचान करनी है और उसके उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप जो है pH स्केल या pH पेपर का जो है यूज़ कर सकते हैं और इसको पता कर सकते हैं कि ये लवण अम्ल है या क्षार हैं या इसमें कौन से गुणधर्म हैं। ठीक है, और एक चीज़ है कि समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों का एक ही परिवार को कहा जाता है, जैसे कि NaCl एवं Na2SO4। लवणों का pH क्या होता है, लवणों 2.14 में देखें, निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट जो अभी आपको बताया गया है, सारे सबको सैंपल्स आपको लेने हैं और इनमें जल की विलेयता की जांच करनी है और लिटमस पेपर से इसको चेक करना है कि इनके pH वगैरह क्या हैं और कौन से अम्ल है, क्षारकीय या उदासीन है। तो ये आप अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्रबल एवं प्रबल क्षारक के साल्ट जो है वो pH का मान 7 होता है। एक चीज़ और देखिए कि अगर सपोज दैट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लिया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस लिया, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, यानी कि आपने बहुत प्रबल अम्ल लिया और प्रबल क्षार लिया। अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो इनका जो सॉल्ट बनेगा, जो लवण बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल के आसपास होगा, pH 7 होगा उसका। और अगर आपने वीक एसिड लिया, ध्यान दीजिएगा, और आपने स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस लिया और इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाने पे जो आपका साल्ट यानी लवण बनेगा वो कहीं ना कहीं मोर देन, ठीक है, 7 होगा pH, यानी कैसा होगा, ये क्षारकीय होगा, यानी ये नेचर में कैसा होगा, बेस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस जो आपका स्ट्रॉन्ग है, मतलब OH- आयन की संख्या क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। और इसी प्रकार से आपने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और आपने वीक बेस लिया। इस केस में क्या होगा, जब आप मिलाएंगे तो सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कहीं ना कहीं वो एसिडिक होगा नेचर में, और pH क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जिसमें कि H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगी। ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, साधारण नमक से रसायन। तो क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है रिएक्शन। आप NOH लेंगे प्लस आप HCl लेंगे, तो उस रिएक्शन में हमेशा तो NaCl बनता है, ये लवण प्राप्त होता है और साथ में जो है वो H2O मिलता है। ये आपका क्या है, वो ये आपका बेस है, ये आपका एसिड था। ठीक है, और जो रिएक्शन के बाद बना वो क्या बना, आपका सॉल्ट बना है। ठीक है, लवण प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं कि इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने देखा होगा कि एक उदासीन लवण है। हाँ, ठीक है, तो ये हमेशा NaCl कैसा है हमारा, वो उदासीन है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, खाने वगैरह में। NaCl तो आप समझ गए ना, इसको बोलते हैं नमक, या हम बोलते हैं साधारण नमक। ठीक है, ये हो गया आपका साधारण नमक जो कि हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दांडी यात्रा के बारे में दिया हुआ है कि ये गांधी जी का आपको पता होगा, ये सबको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो है एक दांडी यात्रा हुई थी, जबकि नमक पे बैन लगाया गया था। बाद में गांधी जी ने पैदल यात्रा करके उस नमक के बैन को विरोध किया था और हटवाया था। तो ये आप सबको ही पता होगा, दांडी यात्रा आप सुनते आए होंगे। और देखा जाए तो समुद्रों में बहुत सारे खनिज उपस्थित होते हैं जो कि नमक यानी NaCl के ही फॉर्म होते हैं और कहीं ना कहीं उनसे भी बनते हैं। तो आगे उसके बारे में हम देखते हैं। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है। ठीक है, ये पहली हेडिंग देखिए यहाँ पे है। तो जो साधारण नमक आपका हो गया, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को, ये सब जो है साधारण नमक के थ्रू ही बनते हैं, उसकी हेल्प से बनते हैं। और ये पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित करने पर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नीचे जो है आपकी देखिए रिएक्शन भी लिखी हुई है यहाँ पे इस प्रकार से, ये वाली ये रिएक्शन देखिए इस प्रकार से, 2NaCl, ठीक है, एक्वस है, और आपने इसमें पानी मिला दिया, लिक्विड यानी, ये सब आप रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं। 2NOH बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा जो कि गैस होगी, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है,
यहाँ पे क्या हमको मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। किससे मिला हमको, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है और ये कैसे प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हमारा, हमने एक सेल पहले से बना के रखा है। ये यहाँ पे ये हमारा जो पोर्शन है वो प्लस का है, दैट इज़ एनोड, और जो सेकंड है वो कैथोड है, वो है माइनस। ठीक है, ये हो गया, हमारी सेल बन गई। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट किया क्या, NaCl का सॉल्यूशन। NaCl अंदर जाएगा, आपको अच्छी तरीके पता है। NaCl यहाँ पे मैंने आपको बताया, नीचे आप देखिए NaCl ब्रेक हो जाता है Na+ और प्लस Cl- में। तो यहाँ पे Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। अब इस सॉल्यूशन में हमारा क्या था, H2O भी था। H2O मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, हमेशा H+ प्लस OH- में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये इसमें ब्रेक हो जाएगा, किसमें, H+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। ये होने के बाद एक चीज़ जान देंगे कि ये जो पोर्शन है, निगेटिव चार्जेस वाले जो आयंस हैं वो हमेशा किधर फ्लो होंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस वो किधर जाएंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। ये सिंपल है, क्योंकि कैथोड कैसा है, माइनस है, तो ये हमेशा माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये क्या है, माइनस है, और एनोड क्या है, प्लस है, तो वो प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो माइनस जो है प्लस वाले की तरफ, सॉरी ये प्लस है, वो माइनस जो है वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और प्लस जो है माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो चालू हो जाता है, और इसमें जो है वो जो रेजिडुअल बचता है वो होता है हमारा क्या, Na और OH, ये मिलके क्या बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बाहर जो आता है वो नमक का क्या होता है, घोल होता है NaOH के साथ, इसमें NaOH होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विरंजक चूर्ण क्या होता है। विरंजक चूर्ण जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इसको ही बोलते हैं हम विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला देखिए, CaOCl2 होता है। ये भी कहीं ना कहीं किससे बनता है, NaCl से बनता है। कैसे, जब भी आप NaCl का जो है जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हमेशा क्लोरीन का निर्माण होता है, और वही क्लोरीन यूज़ की जाती है किसके लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर फ्लो कराया जाता है, जिससे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। सिंपल है, फार्मूला दिया हुआ वो दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ, आप देख सकते हैं। बाकी विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये क्लोथ की फैक्ट्रीज में होता है। ब्लीचिंग पाउडर आपने बहुत कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा, या अपने घरों में लाया भी होगा। तो जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं जहाँ पे कागज़ बनता है, कागज़ को ब्लीच करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ में होता है, और बाकी कई रासायनिक उद्योग में इसका काम होता है, और पीने के पानी वगैरह में भी इसका जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, आपने अगर देखा होगा आपके घरों में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और साथ साथ धोने का सोडा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम देखेंगे बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaCl से ही बनता है, NaCl लेते हैं, साथ में H2O लेते हैं, और साथ में क्या है CO2 प्लस NH3, और निर्माण किसका होता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और साथ में आपका बनता है बेकिंग सोडा। अभी इस बेकिंग सोडा में आप उस बेकिंग सोडा का काम बेसिकली जो है वो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और अगर इस बेकिंग सोडा में आप क्या है ऊष्मा देते हैं, ठीक है, इस बेकिंग सोडा में आप हीट देते हैं, हीट देने पे क्या होता है, ये Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट पानी यानी H2O और CO2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसका खाने वाने में इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग देखिए क्या है। जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है, तो जो बेकिंग सोडा का उपयोग आप सबसे पहले देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है देखेंगे यहाँ पे हम। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक, ठीक है, अम्ल यानी एसिड, टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है बेकिंग पाउडर। टार्टरिक एसिड को क्रीम ऑफ टार्टर भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। इस बेकिंग पाउडर को हम बहुत सारे
बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में केक बनाने में, या पाव रोटी बन आपके घर में जो ब्रेड आती है उसको बनाने में किया जाता है। क्यों इसका इस्तेमाल होता है उसको हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन पर्टिकुलर दिया हुआ है यहाँ पे, यही है रिएक्शन NaHCO3 जो हमारा बेकिंग सोडा है, और जब हमने इसमें मिला दिया टार्टरिक एसिड या क्रीम ऑफ टार्टर, वहाँ से हमको H+ आयन मिलता है। उस H+ आयन और सब मिल के जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है, और फिर साल्ट बनता है। यहाँ पे देखिए मेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप कोई भी सपोज दैट कि आपने बेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप केक बना रहे हैं, ठीक है, और आपने इसमें ये बेकिंग पाउडर डाल के रखा है। आपने इसमें क्या डाल दिया है? बेकिंग पाउडर। अब ये बेकिंग पाउडर क्या करेगा, क्योंकि इसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी यानी बेकिंग सोडा भी है और H+ आयन भी है। H+ आयन कहाँ से आया? टार्टरिक एसिड से आया या क्रीम ऑफ टार्टर से आया, ठीक है। ये क्या करेगा, इन दोनों की रिएक्शन होगी, आपने देखा क्या बना? CO2 बना, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो भी CO2 यहाँ पे बनती है वो CO2 इसके अंदर पैक हो जाती है। क्या हो जाती है? पैक हो जाती है। और जैसे ही आप इसको हीट देते हो, गर्म करते हो, तो CO2 गर्म होने के बाद वो रिलीज़ होने की कोशिश करती है, बाहर जाने की कोशिश करती है, और उस बाहर जाने की कोशिश में ये ब्रेड जो है ये आपकी फूलने लगती है, या आपका पाव, ब्रेड, केक कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा स्वेल होने लगता है, फूलने लगता है और काफ़ी स्पॉन्जी हो जाता है। उसके अंदर ये CO2 जो है वो पैक हो जाती है। इस वजह से जो है ये रिएक्शन होती है। तो अभी आप समझ गए कि बेकिंग पाउडर का काम कैसा और ये फंक्शन कैसे करता है। अभी देखते हैं कि धोने का जो सोडा होता है वो धोने का सोडा को क्या बोलते हैं। तो धोने का सोडा होता है उसको बोलते हैं Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये होता है आपका धोने का सोडा। धोने का सोडा बेसिकली होता है, ये आपके घर में जो डिटर्जेंट्स वगैरह आते हैं उसमें सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा का यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो भी जो है वो सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट आपको मिलता है। आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब भी आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, यहाँ पे ये जो रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाई गई थी, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखिए, जब बेकिंग सोडा को आप हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट बनती है। और सोडियम कार्बोनेट जो है वो पुनः जो है वो क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो धोने का सोडा जो है उसको क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, मतलब कि अगर आप सिर्फ Na2CO3 ले लेंगे तो ये धोने का सोडा नहीं है। इसका क्रिस्टलीकरण करने के लिए आपको 10H2O की रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। Na2CO3.10H2O ये आपका हो गया धोने का सोडा। तो ये जो 10H2O लिखा होता है ये आप ध्यान देंगे कि इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म। ये बहुत से आपने रिएक्शंस में बहुत से कंपाउंड के आगे देखेंगे 10H2O, 2H2O, 3H2O, 4H2O, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये भी इसी कंपाउंड का एक पार्ट होता है। और अगर वाटर मॉलिक्यूल अगर लगा या नहीं लगा, इससे इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज भी हो जाती है। धोने के सोडे का उपयोग क्या क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं कागज़ को साबुन में, कांच में या बहुत सी जगह इस्तेमाल होता है, बहुत से इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, बोरेक्स में यूज़ करते हैं इसका। और सोडियम कार्बोनेट जो है घर में साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। और जल की जो है कठोरता जो होती है उसको भी हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सॉफ्ट करने के लिए पानी को। अभी देखते हैं सॉल्ट के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं क्या। एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि जो सॉल्ट की बात चल रही है ये सच में शुष्क होते हैं या पूरे ड्राई होते हैं, या इसमें कि वाटर प्रेजेंट होता है। उसके लिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दिया गया है जिसको बोलते हैं CuSO4, ठीक है। इस कॉपर सल्फेट को आपको जो है वो हीट करना और देखना है कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट को आप पहले हीट करिए और देखिए उसका चेंज हो रहा है क्या। एक फिगर में देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर नंबर 1 में यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर जो रियल होता है वो ब्लूइश इस कलर में होता है, नीले रंग का। और जैसे ही आपको हीट करते हैं इसको तो फिगर नंबर 2 में देखिए वाइट कलर का हो जाता है हीट करने के बाद। और फिर से देखिए जब यहाँ पे आप वाटर मिला रहे हैं, H2O मिला रहे हैं, तो वापस से ये ब्लू कलर अपना लेने लगता है। तो ये साफ़ हो गया कि जो कॉपर सल्फेट है वो अकेला नहीं होता, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल साथ में होते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है, वो ब्लूइश होता है, नीले रंग का होता है। और जैसे आप हीट करते हैं ये पानी जो है वहाँ से निकल जाता है और ये का कलर वाइट हो जाता है। और फिर से आप पानी ऐड करते हैं तो फिर से ब्लू होने लगता है। तो ये CuSO4.5H2O जो है यानी CuSO4.5H2O, ठीक है, यही जो पानी होता है ये निकलने के बाद ये आपका सफ़ेद रंग का हो जाता है और वापस से पानी ऐड हो जाता है तो नीले रंग का हो जाता है।
अभी आपने जो पढ़ा यही इसको बोलते हैं कि हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है हमेशा, जिसको हमने अभी पिछले भाग में पढ़ा। आगे देखते हैं कि जिप्सम के बारे में देखते हैं। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम भी एक सॉल्ट है, ठीक है। जिप्सम का भी क्रिस्टलन जल में होता है और इसके क्रिस्टल में जल के 2 अणु होते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, CaSO4.2H2O होता है। इसमें कितने अणु हैं जल के? 2 अणु हैं, CaSO4.2H2O। तो कितने अणु हैं? 2 जो है यहाँ पे जल के जो है अणु से होते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से ही बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा, बहुत कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। जिप्सम को जब आप हीट करेंगे तो वहाँ पे जो जल के अणु होते हैं, ठीक है, जल के अणु को जो है वो ताक देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। इसे प्लास्टर ऑफ क्या बोलते हैं? पेरिस बोलते हैं। ये फिगर में आपके दिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है। यहाँ पे आपके घरों में आपने बहुत सारे डिज़ाइंस देखे होंगे। ये इस फिगर में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। ये डिज़ाइंस जो है ये पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए हैं। ये आपने बहुत से घरों में, आपने खुद के घर में भी हो सकता है इसको ध्यान दिया हो, ठीक है। तो ये जिप्सम से बना होता है, जिप्सम पाउडर होता है, बट उसमें जब हम इसको थोड़ा हीट अप होने के बाद ये क्या बना लेता है? पीओपी बना लेता है, जिसमें कि जो वाटर की संख्या है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि CaSO4.12H2O, ठीक है। इस केस में 2H2O था, यहाँ पे 12H2O बन जाता है। बाकी डॉक्टर जो है इसकी टूटी हड्डियों वगैरह जोड़ने में भी इसका उपयोग करते हैं। ये पूरा आपका फार्मूला समीकरण लिखा हुआ है जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आप इसको देख सकते हैं। बाकी प्रश्न दिए हुए हैं। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? पहला देखिए, आपको बता दिया मैंने, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। आपको अभी पढ़ा है मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से क्लोरीन पे आप प्रोवाइड करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, तो वो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ये ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, इसको आप पढ़िए और इसी चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिए हुए ईजी हैं, आप इसको पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाता है पूरे इस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो भी प्रॉब्लम्स आपको होती है मेरे समझाने में, कहीं से कुछ इशू है, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया या मैंने कोई पॉइंट गलती से स्किप कर दिया है, कुछ भी इशू है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं उसको फिर से क्लैरिफाई करके और बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।